नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारा जो सेशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी से भारत का संवैधानिक इतिहास है। और इसी सेशन की श्रृंखला को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज चर्चा करने वाले हैं 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन में 1928 की नेहरू रिपोर्ट की। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। तो थोड़ा सा 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसमें एक त्रुटि है, उसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। भारत का संवैधानिक इतिहास, थोड़ा सा 1919 में कुछ रह गया था, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसमें कुछ त्रुटियां थी, उनको आप दूर कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा 1924 में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1924 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया। पहला क्वेश्चन तो ये कि 1924 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को क्या किया गया, अलग किया गया, जो 2017 तक जारी रहा, जो 2017 तक जारी रहा। और इसे मैं आपको बताना चाहूंगा एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। समिति एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर इसको अलग किया गया था। अगला फैक्ट है 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई या नरेश मंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन जो एरर था, इसमें जो अशुद्धि थी वो ये देख लेना। इस अधिनियम के तहत 1926 में इस अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर ली आयोग की सिफारिश पर ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। पिछले वीडियो में जो अशुद्धि थी वो ये था कि यूपीएससी का जो गठन किया जाता है वो कब किया जाता है। यूपीएससी का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था, जबकि 1924 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। पिछले सेशन में थोड़ा सा एरर था, आप देख लेना, इसको सही कर लेना। और आज का जो टॉपिक चालू करने वाले हैं हम, भारत का संवैधानिक इतिहास, और भारत के संवैधानिक इतिहास में हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर रूप से 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन की संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास संवैधानिक इतिहास ये टॉपिक चल रहा है, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है। 1947 की स्वतंत्र माउंटबेटन योजना में स्वतंत्रता प्राप्ति पर इसका समापन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चर्चा करने वाले हैं 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन की। 1927 ईस्वी का साइमन कमीशन
या सर्वश्वेत आयोग, या सर्व श्वेत आयोग, इसे सरश्वेत आयोग के नाम से भी जाना गया। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच करने के लिए नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए अधिनियम की जांच करने के लिए जांच करने के लिए जांच करने के लिए नवंबर 1927 में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन किया गया। आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा साइमन आयोग का गठन कब किया गया? नवंबर 1927 में। किस लिए किया गया? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। यह आयोग एक 7 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी। इस आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी। इस आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग का अध्यक्ष, इस आयोग का साइमन कमीशन आयोग का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। सर जॉन साइमन को बनाया गया, जो इसके पहले सदस्य थे। दूसरे सदस्य क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। इस आयोग में 7 सदस्य थे। पहले सर जॉन साइमन, दूसरे क्लीमेंट एटली, तीसरे हैरी लेवी लॉसन, हैरी लावी लासन, चौथे सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडगान। चौथे सदस्य थे एडवर्ड कैडगान। एडवर्ड कैडगान। पांचवें सदस्य थे बर्नान हार्ट साहंते। पांचवें सदस्य थे बर्नान हार्ट साहंते। छठवें सदस्य थे जाजेलेन फॉक्स, जाजेलेन फॉक्स, जाजेलेन फॉक्स। सातवें सदस्य थे डोनाल्ड हावर्ड। सातवें सदस्य थे डोनाल्ड हावर्ड। डोनाल्ड हावर्ड। डोनाल्ड हावर्ड। ये थोड़ा सा देख लेना। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी। पहले अध्यक्ष थे इसके सर जॉन साइमन, दूसरे थे क्लीमेंट एटली, तीसरे थे हैरी लेवी लॉसन, चौथे थे एडवर्ड कैडगान, पांचवे थे बर्नान हार्ट साहंते, छठवे थे जाजेलेन फॉक्स, सातवें थे डोनाल्ड हावर्ड। जब यह आयोग भारत आया तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब यह आयोग भारत आया जब यह आयोग भारत आया तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया। काले झंडे दिखाकर काले झंडे दिखाकर इसका घोर विरोध किया। इसका घोर विरोध
विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस आयोग को व्हाइटमैन कमीशन, इस आयोग को व्हाइटमैन कमीशन, इस आयोग को व्हाइटमैन कमीशन या सर्वश्वेत आयोग भी कहा गया। इस कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन या सर्वश्वेत आयोग भी कहा गया क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 3 फरवरी 1928 को यह आयोग भारत आया। भारत आया तो सभी ने इसका घोर विरोध किया। घोर विरोध किया। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज किया गया जिसमें 17 नवंबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज किया गया जिसमें 17 नवंबर 1928 को लाहौर में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नोट के रूप में एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा, कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की सब पेटी में कीले साबित होंगी। ब्रिटिश साम्राज्य की सब पेटी में कीले साबित होंगी। ये कमेंट थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये कमेंट किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की सब पेटी में कीले साबित होंगी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन एवं भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड थे। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन,
इरविन वे भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड थे। लॉर्ड ब्रिकेन हेड थे। इस समय भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड, जबकि वायसराय लॉर्ड इरविन थे। साइमन आयोग की रिपोर्ट को 1930 में प्रकाशित किया गया। साइमन आयोग की रिपोर्ट को इस आयोग की रिपोर्ट को 1930 में प्रकाशित किया गया। 1930 में प्रकाशित किया गया। सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे, आयोग की रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया? 1930 में, जिसमें निम्न सुझाव दिए गए थे। जिसमें निम्न सुझाव दिए गए थे पहला सुझाव था, भारत में उत्तरदायी शासन सफल नहीं रहा। भारत में उत्तरदायी शासन सफल नहीं रहा। भारत से दैत्य शासन का अंत किया जाना चाहिए। प्रांतों से दैत्य शासन का अंत कर दिया जाना चाहिए। प्रांतों से दैत्य शासन का अंत कर दिया जाना चाहिए। उत्तरदायी प्रांतों से दैत्य शासन का अंत कर दिया जाना चाहिए। भारत में केंद्रीय विधानमंडलों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों से प्रत्यक्ष चुनाव किए जाने चाहिए। केंद्रीय विधानमंडलों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों से प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। और अधिनियम का जो अगला सुझाव है वो ये था, ये तीसरा सुझाव है। ये तीसरा सुझाव था। ये चौथा सुझाव है। ये तीसरा सुझाव था। जबकि चौथे सुझाव की हम बात करें तो चौथा सुझाव था, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की जगह संघीय व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। भारत में एकात्मक की जगह संघीय व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। भारत में एकात्मक शासन के बजाय संघीय व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। संघीय व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। भारत में एकात्मक शासन के बजाय संघीय व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इसके बाद चर्चा करने वाले हैं 1928 की नेहरू रिपोर्ट की। 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट देख लो थोड़ा सा, क्या है ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट। तो मैं चर्चा करने वाला हूं 1928 की नेहरू रिपोर्ट की। ब्रिटिश संसद में भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड ने भारतीयों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। ब्रिटिश संसद में भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड ने ब्रिटिश संसद में कहा, ब्रिटिश
ब्रिटिश संसद में भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने ब्रिटिश संसद में भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने भारतीयों पर व्यंग्य करते हुए कहा, भारतीयों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। ये टिप्पणी की थी भारतीयों के ऊपर। ब्रिटिश संसद में भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने भारतीयों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए देश के सभी दलों ने सर्वसम्मति से सर्वसम्मति से एक पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देश के सभी दलों ने सर्वसम्मति से पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। जिसे सर्वदलीय कमेटी कहा गया। सर्वदलीय कमेटी का गठन मई 1928 में किया गया। सर्वदलीय कमेटी का अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। सर्वदलीय कमेटी का सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
सर्वदलीय कमेटी में सदस्यों की संख्या 11 थी। सर्वदलीय कमेटी में सदस्यों की संख्या 11 थी, जिसमें 3 कांग्रेसी, 2 मुस्लिम लीग, जिसमें 3 कांग्रेसी, 2 मुस्लिम लीग, 2 मुस्लिम लीग, एक उदारवादी पार्टी, एक उदारवादी पार्टी, एक दलित जाति, एक मजदूर वर्ग वे 2 हिंदू महासभा से थे। वे 2 हिंदू महासभा से थे। थे। आपको यह रखना है कि सर्वदलीय कमेटी में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया। सर्वदलीय कमेटी में कुल 11 सदस्यों ने भाग लिया। सर्वदलीय कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। सर्वदलीय कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट कहा गया। सर्वदलीय कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे कौन सी रिपोर्ट कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और नेहरू रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप वे ब्लूप्रिंट कहा। वे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। तो थोड़ा सा ये देख लेना, ये जो घटना थी ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट की थी। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं 16 अगस्त 1932 ईस्वी का मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। ये इधर नहीं होगा क्या सर? सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी का मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक समस्या के हल के अभाव में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की व आरक्षण को बांट दिया। और मैकडोनाल्ड ने 11 समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन व आरक्षण की व्यवस्था की। और अंबेडकर जी की मांग पर पिछड़ी व दलित जातियों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। तो इस बात का पता जब गांधी जी को लगा तो महात्मा गांधी जी ने इस सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया। तो इस सांप्रदायिक पंचाट ने भारतीयों को सामाजिक व राजनीतिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। तो महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया। तो विरोध के दौरान महात्मा गांधी जी को महाराष्ट्र की यरवदा जेल में डाल दिया गया। तो ये जो घटना कहलाती है सांप्रदायिक पंचाट है। इसके बाद में अगला पॉइंट है 25 सितंबर 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट
पूना पैक्ट, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। यह पूना पैक्ट या पूना समझौता, यह समझौता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के संयुक्त प्रयासों से महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ और इस समझौते के तहत पिछड़ी व दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया गया। ये घटना क्या कहलाती है? पूना पैक्ट या पूना समझौता कहलाता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, आपने जो भी पढ़ा है उसको। तो देखिए, जो टॉपिक चल रहा है अपना भारत का संवैधानिक इतिहास चल रहा है। क्या चल रहा है? भारत का संवैधानिक इतिहास चल रहा है। और संवैधानिक इतिहास जो प्रारंभ होता है, वो संवैधानिक इतिहास जो प्रारंभ होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है। इसका समापन 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति माउंटबेटन योजना में स्वतंत्रता प्राप्ति पर होता है। और पिछला जो सेशन था उसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम का जिक्र किया, जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनमें कुछ एरर था, उनको सही कर लीजिए। 1924 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, जो 2017 तक जारी रहा। और 1924 में जो सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया वो एक वर्ग समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। एक वर्ग समिति की सिफारिश के आधार पर इसको अलग किया गया था। जबकि 8 फरवरी 1921 में दिल्ली में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जिसमें कुल 121 राजाओं ने भाग लिया और जिसका अध्यक्ष वायसराय को बनाया गया 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर। हाँ, तो सुनिए साथियों, 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी का गठन किया गया। इसके बाद में संवैधानिक इतिहास जो चल रहा था आपका, संवैधानिक इतिहास, ठीक है, संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला में फिर है 1927 ईस्वी का साइमन कमीशन या स्वरश्वेत आयोग। तो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए नवंबर 1927 में इस आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया, दूसरा सदस्य क्लीमेंट एटली, तीसरे सदस्य हैरी लेवी लासन, चौथा सदस्य एडवर्ड कैडगान, पांचवा सदस्य वर्नन हांट साथे, छठवां सदस्य जॉर्ज पार्क, सातवां सदस्य डोनाल्ड हावर्ड था। इसके बाद में यह आयोग जब भारत आया तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर इसका घोर विरोध किया, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः इसी के चलते इस आयोग को व्हाइटमैन कमीशन या स्वरश्वेत आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करेंगे हम 3 फरवरी 1928 को जब साइमन आयोग भारत आया तो सभी ने इसका विरोध किया। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 17 नवंबर 1928 को लाहौर में प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो याद रखना, आजादी के दीवाने और गरम दल के जो नेताओं में जिनका जिक्र किया जाता है, गरम दल के नेताओं में लाल पाल का जिक्र किया जाता है। लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र थे, बिपिन चंद्र पाल ये पश्चिम बंगाल से थे, वेस्ट बंगाल से थे, ठीक है, बंगाल से थे। तो लालवाल पाल का जिक्र किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 में लाहौर में प्रदर्शन करते समय मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व, हाँ तो मरने से पूर्व नोट के रूप में ध्यान रखना है, मरने से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की सब पेटी में कीले साबित होंगी। और 1927 के साइमन आयोग के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, जबकि भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड थे। और 1927 ईस्वी का जो साइमन आयोग है, साइमन आयोग की रिपोर्ट को 1930 में प्रकाशित किया गया, जिसमें निम्न सुझाव दिए गए: भारत में दैत्य शासन का अंत कर दिया जाना चाहिए और भारत में उत्तरदायी शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा, प्रांतों से दैत्य शासन का अंत कर दिया जाना चाहिए। और केंद्रीय विधानमंडलों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों से पृथक चुनाव कराए जाने चाहिए। एकात्मक की जगह भारत में संघीय शासन व्यवस्था विकसित होनी चाहिए। इसके बाद में 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट। ब्रिटिश संसद में भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड ने भारतीयों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। तो देश के सभी दलों ने इस चुनौती को सर्वसम्मत स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे सर्वदलीय कमेटी कहा गया। सर्वदलीय कमेटी की हम बात करते हैं तो सर्वदलीय कमेटी का गठन मई 1928 में किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, जिसके सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। और सर्वदलीय कमेटी में सदस्यों की संख्या
11 थी। हाँ तो साथियों, सर्वदलीय कमेटी में सदस्यों की संख्या 11 थी, जिसमें 3 कांग्रेसी, 2 मुस्लिम लीग, एक उदारवादी पार्टी, एक दलित जाति, एक मजदूर वर्ग व 2 हिंदू महासभा से थे। ठीक है। सर्वदलीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सर्वदलीय कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, यहाँ तो साथियों ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप में संविधान का ब्लूप्रिंट कहा है। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप में ब्लूप्रिंट कहा है और नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान में समाहित कर लिया गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट है 16 अगस्त 1932 ईस्वी का मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। 16 अगस्त 1932 का मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडोनाल्ड, हाँ तो साथियों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक समस्या के हल्के अभाव में अपने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की व आरक्षण को बांट दिया और उसने 11 समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व आरक्षण की व्यवस्था की। अंबेडकर जी की मांग पर पिछड़ी व दलित जातियों से अलग कर पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। तो इस सांप्रदायिक पंचाट ने भारतीयों को सामाजिक व राजनीतिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। इसका पता जब महात्मा गांधी जी को लगा तो इस सांप्रदायिक पंचाट का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी को पकड़कर महाराष्ट्र की यरवदा जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 25 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट, यह समझौता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजा गोपालाचारी व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य कराया गया। इस समझौते के तहत पृथक निर्वाचन को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया गया। तो आज की क्लास में यहीं तक ले पाऊंगा। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।